गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज फिर हम करेंगे इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10। अब आप बोर हो गए होंगे कि डेली का डेली यही आता है हमारा टॉपिक। 4 दिन तो हो गए, आज 5th डे फिर इसमें ही आ गया। ठीक है, तो आज ये लास्ट टॉपिक है और आपको मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पीछे वाले भी वीडियो एक बार देख लेना। 1 ही घंटा लगेगा आपका, ये सारे की सारी रिवाइज ज़रूर कर लेना एक बार। ठीक है, और सेकंड बात ये, आप बोर ज़रूर हो रहे होगे, आई नो कि आप बोर हो गए होंगे, कितना ज़्यादा एग्जाम्प्टेड पर ही टाइम खर्च कर दिया, 5 दिन लगा दिए। बट ऐसा नहीं है। इन केस अगर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके 2 मार्क्स सेव हो जाएंगे अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट इसमें करोगे तो। मैंने बस इसलिए ही किया था। ठीक है, वैसे मैं भी बोर हो रही हूँ इसको कराते कराते, बट प्लीज़ आप कोऑपरेट करो। आज आपको सुन के जाना है और साथ के साथ पहले वाले वीडियो को भी सुनना है। ठीक है, ताकि आप एक पकड़ बना पाओ इन केस अगर आ जाता है तो। ठीक है, एक ने कमेंट किया था कि मैम ऐसे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। देखो डियर, जो सिलेबस मैं करा रही हूँ, मीनिंग मैंने कहा था कि इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट करा चुकी हूँ और टैक्स का भी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं टैक्स को आप टिप्स पर करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। बट अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हम दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, नहीं तो टैक्स को अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, मेरा मेन पर्पस यहाँ पर इसलिए है, मैं धीरे धीरे इसलिए करा रही हूँ कि मीनिंग जो भी कराऊँ वो आपका पक्का हो जाए, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। मीनिंग जहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका वो पक्का हो जाए, जो सिलेबस में गिवन है वो कुछ ना छूटे। इसलिए मैं करा रही हूँ, सेलेक्टेड टॉपिक नहीं करा रही हूँ कि यहाँ से आता है तो ये करेंगे हम, ऐसा नहीं है। जो जहाँ से आता है उस पर तो फोकस रहता है, साथ में जो सिलेबस में गिवन है वहाँ से आ सकता है, मैं वो भी टॉपिक करा रही हूँ। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए और हम इसी तरीके से हम पूरा का पूरा कर जाएंगे। ये वाला सिलेबस टैक्स का तो हम करेंगे, बाकी आप ऐसा करो, आप कहीं और से सब्जेक्ट पढ़ो अगर आपको करना है साथ के साथ, और आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करो। मीनिंग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना शुरू कर दो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसको उसके प्रीवियस को पहले एनालिसिस करो, उससे आपको पता चलेगा कहाँ से क्या टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग टू अपनी स्टडी करो और उसको बहुत अच्छे से करो। ये तो आप साइड बाय साइड टाइम निकालते रहो, इसका तो जो मैं करा रही हूँ आपको साइड बाय साइड। आधा घंटे की वीडियो में डाल रही हूँ, आधा घंटा वहाँ पे पढ़ो, फिर आधा घंटा इस पर थोड़ा सा खुद लर्निंग का मीनिंग लिख के देखो और अपने नोट्स बना लो, काम साइड में करो। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप मेरे पर फोकस करो, नहीं। 1 घंटे में क्या हो जाएगा, बाकी भी पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी भी पढ़ना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम दे सकते हो उतना दो अपनी स्टडी पर और JRF क्रैक करो। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं अपना। देखो आज का हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 26, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26A। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर। मीनिंग क्या है कि जो इनकम आप कमा रहे हो, जो इनकम आप कमा रहे हो वो कहाँ से कमा रहे हो, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर से। अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 और अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26A में। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 26AAN। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सिक्किमिज ओरिजिन। मतलब जो सिक्किम के ओरिजिन से कोई इंडिविजुअल है और वहाँ से कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। देखो ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये माइनॉरिटी सेक्टर होते हैं, ये मेजॉरिटी वाले नहीं होते हैं, माइनॉरिटी सेक्टर होते हैं और इनकी एक लिमिट होती है कि कितनी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाती है। पूरा टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम जैसे जैसे स्लोली करेंगे उतने से क्या होगा, आपको सारी एग्जाम्शन के लिमिट में पता चलता जाएगा। अब आपको सिर्फ इनके नाम याद करने और सेक्शन लर्न करने। ओके, तो इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सिक्किमिज ओरिजिन, उसका सेक्शन रहने वाला है सेक्शन 10 सब सेक्शन 26AAN। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 26AAB। ये क्या कह रहा है, मार्केटिंग रेगुलेशन विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। डेट मीन्स कि अगर मार्केटिंग रेगुलेशन के थ्रू भी अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करके कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो भी आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26AAB में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 26B। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय कोऑपरेशंस एस्टेब्लिश्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स एंड क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनकम कमाई, क्यों कमाई,
क्योंकि आपने कुछ कॉपरेशन किया है किसमें, जो ट्राइब्स वगैरह बैकवर्ड थे या जो भी क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस थी उनको ऊपर उठाने में आपने कुछ काम किया है और वहाँ से आपको इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26B में। ठीक है, तो इनको ना ऐसे याद कर लो जैसे बैकवर्ड ट्राइब्स है तो बी आ गया, 26 बैकवर्ड मीनिंग जब आप 26 साल के हुए तब आपने क्या किया, बैकवर्ड ट्राइब्स के बारे में सोचना शुरू करा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 डबल बी। ये डबल बी क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मीनिंग जैसे मैंने सिक्किम वगैरह के बारे में बात करी थी। ओहो, ये सिक्किम क्या था, सिक्किम, अरे मैं तो ना वो जो सिक्किमीज ओरिजिन था मैं तो उनको सिख मान रही थी, तो क्या ये सिख ही था। ठीक है, तो ये मैंने ना ये जो सिख वगैरह हैं ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आते हैं। ठीक है, जो हिंदू है इंडिया के अंदर हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में आते हैं, तो वही मैं मान रही हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो आएंगे। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर हमने कुछ कॉपरेशन किया है और वहाँ से अगर हम कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल बी। ठीक है, आप समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, ओके नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल बी नहीं ट्रिपल बी, ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर फॉर्मर सर्विसमैन, मीनिंग जो पहले सर्विस कर चुके हैं, फॉर्मर सर्विसमैन के लिए अगर कुछ आप काम कर रहे हो कॉर्पोरेशन के लिए, वहाँ से अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल बी। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार रिवाइज करें, चलो करो। सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 और 26A कह रहा था कि STM मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स के नाम पर, मतलब वहाँ से आप कोई उनके लिए कुछ काम कर रहे हो और वहाँ से आप इनकम का अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल AN, ये सिक्किमीज ओरिजिन के लिए। ठीक है, वहाँ उनके लिए अगर आप कोई काम कर रहे थे और वहाँ से आपने इनकम अर्न करी तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल AB, इसका मतलब क्या था, मार्केटिंग रेगुलेशन विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीनिंग एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन आप कर रहे थे उसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का भी बीच में काम आ गया और वहाँ से भी अगर मार्केटिंग रेगुलेशन से भी आप कोई इनकम अर्न कर पा रहे हो तो वहाँ पर आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। अगला बहुत ईजी था सेक्शन 10 सब सेक्शन 26B, बी मतलब बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए और उनको अपलिफ्टमेंट के लिए आप कोऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ से इनकम आपका अर्न कर रहे हो तो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट था सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल बी में क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को की प्रोटेक्शन के लिए आप कोई उनको कॉपरेट कर रहे हो तब वहाँ पर आप कुछ काम कर रहे हो वहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन था आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल बी में क्या था कि इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर फॉर्मर सर्विसमैन, आप पहले जो फॉर्मर सर्विसमैन है उनके लिए आप कोई काम कर रहे हो और वहाँ से आप अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। तो एक बार विजुलाइज कर लिया, अब फटाफट एक बार अंदर से सोचते हैं कि हमें कितना लर्न हुआ और हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं और रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, अब शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहला सेक्शन क्या है आपका, सबसे पहला सेक्शन क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 26A। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आप इनकम अर्न कर रहे हो शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स से। ठीक है, उनकी भलाई के लिए उनके लिए कुछ काम कर रहे हो और वहाँ से अगर आप इनकम कमा रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन था सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल AN। ओके, AN ये क्या था, सिक्किमीज ओरिजिन के लिए, मतलब सिक्किम ओरिजिन के लिए कुछ काम कर रहे हो आप वहाँ से आप इनकम कमा रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं था। सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल AN बोलता था, क्या बोलता था कि इनकम अर्न कर रहा है बाय एन इंडिविजुअल ऑफ सिक्किम इज ओरिजिन, सिक्किम ओरिजिन का कोई इंडिविजुअल आपकी इनकम अर्न कर रहा है, वो रीजन इनकम अर्न कर रहा है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल AB, इसमें क्या है, मार्केटिंग रेगुलेशन विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
ठीक है। तो मार्केटिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है ए बी में। नेक्स्ट बहुत आसान था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 बी। बी मतलब बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए आप कोऑपरेट कर रहे हो, तो आप अगर आप वहाँ से इनकम अर्न कर रहे हो तो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। और फिर क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 डबल बी। उसके अंदर क्या था डबल बी के अंदर, कि आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ कोऑपरेशन कर रहे हो, वहाँ से अगर आपको इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। लास्ट क्या था आपका, सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल बी। ट्रिपल बी में क्या था कि आप इनकम अर्न कर रहे हो, किसको कोऑपरेट कर रहे हो, फॉर्मर सर्विसमैन को कोऑपरेट करने के बाद आपको इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 27। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इंटरेस्ट। मीनिंग जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश कर रखी है और वहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 27 में। नेक्स्ट आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 29 ए। ये क्या कह रहा है, इनकम रिसीव बाय कम्युनिटी बोर्ड। मीनिंग आप कम्युनिटी बोर्ड से इनकम रिसीव कर रहे हो तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 29 ए में। आप फटाफट विजुलाइज कर लो, बोर मत हो, फटाफट करते जाओ। ठीक है, आपको एक बार विजुलाइज करना, इतने ज़्यादा लर्न तो होंगे नहीं, राइट, बट आप ये भी मत सोचो अगर लर्न हो जाते हैं तो आप कोशिश करो, राइट। नेक्स्ट है बहुत आसान सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 30। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। लाइक आपकी टी बोर्ड से, अगर टी बोर्ड से आपको कोई सब्सिडी वगैरह मिल रही है, ठीक है, वहाँ से आपकी इनकम ही हुई जनरेट, तो वो आपकी सेक्शन 10 सब सेक्शन 30 में क्या मानी जाएगी, आपकी एग्जैम्प्टेड इनकम मानी जाएगी, राइट। बाकी इसको हम करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में, टी बोर्ड वाले को अच्छे से करेंगे, कितनी कितनी ज़्यादा होगी, कहाँ पे वो जो इनकम होगी कौन से रिजर्व में मेंटेन करना पड़ेगा, उसका अकाउंट कहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, वो सारा करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 31। ये कह रहा है इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, लाइक आपकी कोई कंसर्न बॉडी से। मीनिंग जैसे टी बोर्ड का तो आपका ऊपर वाले में आ गया, सेक्शन 10 सब सेक्शन 30 में आ गया। ठीक है, तो 31 में कौन सा होगा, अगर आप रबर वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो आ जाएगा, अगर आप कॉफ़ी प्लांट वगैरह लगा रखे हो तो वो आ जाएगा। वहाँ से अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है और वहाँ से अगर आपको इनकम अर्न कमा रहे हो तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 31 में। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 32। ये क्या कह रहा है, इनकम अर्न बाय अ चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम अर्न की जा रही है किसके द्वारा, बाय अ चाइल्ड के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग टू वो बच्चा अगर कोई इनकम रिसीव कर रहा है, अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 33। कह रहा है इनकम अर्न थ्रू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर। मीनिंग आपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है तो आपकी कोई इनकम हुई होगी और वो इनकम आपकी यूटीआई की हुई है तो वो भी आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 33 में। ये बहुत आसान थे, सिर्फ शुरुआत का थोड़ा सा आप कह लो कि थोड़ा सा हमारे दो सेक्शन 27 29 ए थोड़े से मुश्किल होंगे, बाकी 30 31 32 33 तो बहुत आसान थे। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखो। सेक्शन 10 सब सेक्शन 27 इज रिलेटेड टू कि आप इनकम अर्न कर रहे हो किसमें, 27 मतलब आप शेड्यूल्ड जो कास्ट है या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इनकम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश कर रखी है और वहाँ से आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 29 ए में क्या था, 29 ए में क्या कह रहा था कि इनकम रिसीव कर रहे हो बाय कम्युनिटी बोर्ड से अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो। ठीक है, 30 में क्या था, टी बोर्ड से अगर आपको इनकम रिसीव कर रहे हो। 31 में क्या था, टी बोर्ड को छोड़कर रबर वगैरह होगा, ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड होगा तो वहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब सब्सिडी ले रहे हो तो वो एक तरीके से आपकी इनकम ही होगी एक तरीके से। नेक्स्ट 32 में क्या था कि अगर कोई चाइल्ड इनकम अर्न कर रहा है और वो सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टू तो वो एग्जैम्प्टेड माना जाएगा। उसके बाद क्या था आपका सेक्शन 33 में क्या था कि आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी है और वो यूटीआई के अंडर करी है तो वहाँ से अगर आपको इनकम अर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। डन, अब रिवाइज करें, चलो। सबसे पहले वाला सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 10 सब सेक्शन
सबसेक्शन 27, यस 27 में आपको क्या करना था कि आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश कर रखी है और वहाँ से अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या था आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 27 लर्न हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 29A में क्या था कि आप इनकम रिसीव कर रहे हो कम्युनिटी बोर्ड से, ठीक है। 29 के बाद आपका 30 है, 30 में आ गया आपका टी बोर्ड से अगर आप कोई इनकम रिसीव कर रहे हो तो, उसके बाद सब्सिडी के फॉर्म में। फिर उसके बाद आया सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 में क्या कि आप किसी और कंसर्न बोर्ड से इनकम रिसीव कर रहे हो सब्सिडी की फॉर्म में। वो क्या हो सकती है, हो सकता है आपका रबर बोर्ड हो सकता है आपका कॉफ़ी प्लांट वगैरह हो, ठीक है, तो कोई कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप रबर को तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में क्या था कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन इनकम अर्न करता है चाइल्ड तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी, ओके। उसके बाद लास्ट सेक्शन क्या था हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 33, जिसमें क्या था कि अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आप इनकम कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ कि आपने कोई कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया तो भी वो एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी, ओके। यहाँ तक हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 तक कर चुके हैं। 34 क्या कह रहा है, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड थ्रू एन इंडियन फर्म। मीनिंग देखो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये वाला सेक्शन तो हमें बहुत अच्छे से पता है और नहीं पता तो लर्न कर लो कि अगर किसी भी इंडियन फर्म के द्वारा, वो कंपनी इंडिया की है और वो आपको डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड इनकम आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में। रट लो, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्यों मानी जाती है एग्जैम्प्टेड इनकम, ये ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी ने टैक्स दिया है और वो भी टैक्स पता है हाई रेट से दिया है, मैक्सिमम जो हो सकता है 30% की रेट से कंपनी ने टैक्स दिया है, तो अब उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए। लेकिन अब एक बात और याद रखना ये बात, 10 लाख रुपए तक अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपके एग्जैम्प्टेड है। अगर 10 लाख रुपए से एक भी रुपया ऊपर हो गया ना तो आपकी एग्जैम्प्टेड इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा आपका डिविडेंड के ऊपर, कितना, एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से, ओके। और ये सेक्शन कौन सा जिसमें ये बात लिखी गई है, वो सेक्शन है आपका 115 BBDA मीनिंग सेक्शन 115 BBDA में 115 BBDA में क्या कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड की इनकम पर, ठीक है। बाकी आपकी एग्जैम्प्टेड मानी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लर्न कर लो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, ओके। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A क्या कह रहा है इनकम अर्न बाय शेयर होल्डर थ्रू द बाय बैक ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। मतलब इनकम अर्न की गई है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा, थ्रू द बाय बैक ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। मतलब आपने ना बाय बैक कर लिए, देखो आपने नहीं, कंपनी ने, मीनिंग देखो आप शेयर होल्डर हो, राइट, मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको शेयर्स इशू करे तो आपने मुझे पैसा दिया होगा शेयर्स के बदले में और मैंने आपको शेयर्स दिए होंगे। अब मैं बाय बैक कर रही हूँ, बाय बैक करूँगी तो अब मैं आपको रुपए दूंगी और वो रुपए मैं ज़्यादा दूंगी जो मैंने लिए थे उससे ज़्यादा, तभी तो आप इनकम अर्न करोगे। तो जब आप इनकम अर्न कर रहे हो बाय शेयर होल्डर थ्रू द बाय बैक ऑफ अनलिस्टेड कंपनी तो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। इसमें क्या कह रहा है, इनकम रिसीव थ्रू द सेल और ट्रांसफर ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट्स एज वेल एज अदर म्यूचुअल फंड। देखो वहाँ पर इससे पहले वाले में आपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 में कहा था कि आप कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करो तब आपकी इनकम आएगी, तो वो आपकी एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। यहाँ पर कह रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में, ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है कि आप कोई भी मतलब म्यूचुअल फंड मीनिंग इनकम रिसीव थ्रू द सेल, हाँ आप अपने यूटीआई को सेल कर रहे हो या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हो तब आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो
आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 में। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 35A में क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट दैट इज एग्जाम्प्ट। ओके, अगर आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से कोई इनकम अर्न करी है तो वो भी आपके एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 35A में। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 36 में क्या कह रहा है, इनकम रिसीव ऑन द सेल ऑफ शेयर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ कंडीशन हैं वो आगे हम करेंगे, उन स्पेसिफिक कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप शेयर्स को सेल करते हो तो वो आपकी इनकम, वहाँ से कमाई गई इनकम आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 37। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनी कैपिटल गेन मेड ऑन द मैंडेटरी एक्वायरमेंट ऑफ लैंड इन रिलेशन टू अर्बन एग्रीकल्चर। मीनिंग क्या किया आपने, आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ, लेकिन वो कब हुआ कि आपकी अर्बन एग्रीकल्चर थी, ठीक है, और वहाँ पर आपकी खेती थी, आप अर्बन में खेती कर रहे थे, वहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह ने क्या किया, कुछ काम करना था, मीनिंग कुछ बनाना था वहाँ पर, तो आपकी लैंड पर मैंडेटरी एक्वायरमेंट मीनिंग एक्वायर कर लिया आपकी लैंड और ये कहा कि हम लेंगे ही लेंगे, तो आप उसको बेचना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट को टाल नहीं सकते हो, तो बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन होगा, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में। ओके, फिर ना ये वाला भी हम करेंगे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में कि कितनी मानी जाएगी, कि 3 साल के अंदर अंदर आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, अगर आप उस कैपिटल गेन को अपने पास ही रखते हो, खा जाते हो, ये करते हो वो करते हो, तो आपकी एग्जाम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। जो भी है वो हम करेंगे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट तो 37 ही थे, अब हम क्या करें, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर क्या रिवीजन करेंगे, एक बार यहाँ से देखकर रिवाइज करते हैं। पहला था सेक्शन 10 सब सेक्शन 34, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड थ्रू एन इंडियन फर्म। मतलब कि आप इनकम अर्न कर रहे हो किस फॉर्म में, आपकी इंडियन फर्म है, इंडियन फर्म की कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है और तब आप इनकम कमा रहे हो। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, और वो लगेगा अंडर सेक्शन क्या बताया था मैंने, 115BTA। ओके, चलो 10% के हिसाब से। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 है, ये क्या बोल रहे हैं, इनकम अर्न बाय शेयर होल्डर थ्रू द बायबैक ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। बायबैक कर ली, अब आप शेयर होल्डर थे, आपने आपसे कंपनी ने बायबैक कर लिया और वो अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको फायदा होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 बहुत आसान है, आपने यूटीआई को ही बेच दिया, अरे 35 साल की उम्र में आपने यूटीआई को ही डिगा दिया भाई, यूटीआई यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ही बेच दिया या फिर म्यूचुअल फंड को बेच दिया, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 35A। ये क्या कह रहा था कि आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आपको इनकम अर्न करो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। उसके बाद क्या है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 36, उसमें क्या था कि आप इनकम रिसीव कर रहे हो ऑन द सेल ऑफ शेयर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, आपने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, आपने शेयर्स को बेचा है तो आपकी इनकम एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 37, इसके अंदर क्या था कि गवर्नमेंट वगैरह ने आपको कंपलसरी आपकी लैंड को एक्वायर कर लिया है, मैंडेटरी है कि आपकी एक्वायर कर ली गई है, तो अब आपकी वहाँ से कैपिटल गेन हो रहा, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। अब रिवाइज करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला तो बहुत ज़्यादा आसान था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34, इसमें क्या था कि आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपकी फर्म इनकम, अरे आपकी फर्म नहीं, आप इनकम कमा रहे हो किसकी फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, कहाँ से, इंडियन फर्म से, तो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। बार बार नहीं बता रही हूँ कि 10 लाख रुपए से ऊपर होगी तो आपकी एग्जाम्प्टेड नहीं मानी जाएगी। अंडर सेक्शन 115 BBDA में 10% आपके ऊपर इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट डिविडेंड के ऊपर टैक्स लग जाएगा 10% के हिसाब से, अगर आपकी 10 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा होगी तो। उसके बाद क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34A था। 34A में क्या था कि आपकी जो अनलिस्टेड कंपनी थी ना, उसने आपके शेयर्स को बाय बैक कर लिया, तो अब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इनकम अर्न होगी, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। उसके बाद बहुत आसान था सेक्शन 10 सब सेक्शन 35, इसमें तो 35 साल की उम्र में तो आपने यूटीआई को ही सेल कर दिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को बेचने पर जो आपको मिला, इनकम रिसीव हुई, उसको एग्जाम्प्ट माना गया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 में। उसके बाद था सेक्शन 10 सब सेक्शन 35A, जिसमें सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्टेड मानी गई। उसके बाद था हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 36 में क्या था कि आप शेयर्स को बेच रहे हो और वहाँ से आपकी इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे,
वहाँ से अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई है, राइट। उसके बाद एक बहुत आसान था लास्ट वाला सेक्शन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37। ये क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली आपकी लैंड और आपको बेचना पड़ा। अब आप अपनी लैंड को बेच रहे हो तो आपका कैपिटल गेन अराइज हो रहा, तो वो भी आपका एग्जाम्प्टेड माना गया है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 38। ये क्या कह रहा है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन made from shares and security transfers that fall under the purview of security transaction tax। देखो हमने ना ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पर आप एसटीटी पे करते हो तो वहाँ पर वैसे कैपिटल गेन पर आपका लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो कैपिटल गेन पर आपका 20% से रेट लगता है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका 20% से रेट लगता है, लेकिन अगर आपने एसटीटी पे कर रखा है तो आपके ऊपर 10% के हिसाब से रेट लगता है, ठीक है। आपको इस बात का पता भी होगा अंडर सेक्शन 112A में, और नहीं पता तो आपको अब पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 39। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम रिसीव फ्रॉम एनी इंटरनेशनल इवेंट और फंक्शन रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। यस, आपको इनकम रिसीव हुई है क्योंकि कोई इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पर ओकर हो रहा था और इस वजह से आपकी इनकम रिसीव हुई, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह का कोई खेल वगैरह हो रहा था तो वहाँ से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपकी क्या मानी गई है, एग्जेम्प्टेड मानी गई है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 में क्या कह रहा है, एनी इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट फ्रॉम अ कंपनी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो कि किसी जनरेशन मीनिंग किसी चीज़ को जनरेट करने का काम करती है, ट्रांसमिशन या फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बिजनेस में एंगेज होगी, और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 में। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 41। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एनी इनकम रिसीव और एनी एसेट ट्रांसफर ऑफ अ कंपनी और प्रोजेक्ट दैट कंडक्ट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ओहो हो, सेक्शन 1040 में मैंने ये कहा कि अगर कोई कंपनी इस चीज़ में एंगेज है तो आपकी वहाँ से अगर आप कोई इनकम अर्न कमा रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। 41 में ये कहा गया है कि वो लिमिट बताई गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, वो लिमिट है कि 1 अप्रैल 2006 के बाद अगर ये हुआ, ये एंगेज हुई है, ठीक है, ये कंपनी 1 अप्रैल 2006 के बाद अगर एंगेज हुई है तो ये एग्जाम्प्टेड मानी गई। 41 में उसकी लिमिट बताई, वो बताया गया ईयर, और 40 में ये बताया गया कैसे वो जो कंपनी है वो कहाँ में किस चीज़ में एंगेज है, राइट। उसके बाद क्या आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 42। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम अर्न बाय एनी अथॉरिटी दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मोर देन वन कंट्री। दैट मीन्स जो अपॉइंट की गई है वो मल्टीलेटरल ट्रीटी एग्रीमेंट के अंतर्गत है। समझ में आई बात, कहने का मतलब है कि जो वो इनकम अर्न कर कमा रही है, जो इनकम, वो जो अथॉरिटी है वो किसी एक कंट्री में नहीं है, वो एक से ज़्यादा कंट्री में है, तो वो भी आपकी क्या मानी जाएगी, एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 43। एनी इनकम इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ मोर्गेज। यस, आपने मोर्गेज को रिवर्स कर दिया और वहाँ से आपने कोई इनकम अर्न करी तो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। फटाफट रिवाइज करो, बोर मत हो प्लीज़, फटाफट रिवाइज करो। देखो आज ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद पता है आपको कितना मज़ा आने वाला, उसके बाद कोई भी बोरिंग टॉपिक नहीं है, पूरा टेक्स्ट मज़ेदार है। हमारे टीचर्स ने जब हमने ग्रेजुएशन में किया था ना, उस टाइम पे हमारी मैम ने ये चैप्टर सबसे लास्ट में कराया था। ये कहा था कि बेटा लास्ट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पहले इसलिए कराया, मेरे को लगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टू मैं करा दूँ, ठीक है। तो बाद में भी एक बार हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सबसे बाद में लास्ट में एग्जाम्प्टेड इनकम, तब आपको ये टिप्स पर आता होगा। अभी आपको बोरिंग लगे, कैसा भी लगे, कुछ भी लगे, आप प्लीज़ एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। उसके बाद इसको टिप्स पर करा के जाऊँगी मैं लास्ट में, जब सिलेबस हो जाएगा ना हमारा टेक्स्ट का कंप्लीट, तब। चलो करें एक बार रिवाइज। सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 क्या कह रहा है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेड फ्रॉम शेयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर। यस, एसटीटी आपने पे कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप पर टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। पहले 20% के हिसाब से लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, अब 10% के हिसाब से लगेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 39। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम रिसीव फ्रॉम एनी इंटरनेशनल इवेंट और फंक्शन रिलेटिंग टू सपोर्ट। हो गया कि आपने कोई इंटरनेशनल इवेंट वहाँ से आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो 10-39 के
तहत हो गया एग्जाम्प्टेड इनकम। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 कह रहा है इनकम एनी इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फ्रॉम अ कंपनी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी। यस, डीम्ड मतलब मानी गई है, ठीक है, वो मानी गई है। और मतलब ये कोई एक कंपनी मतलब एक देश में नहीं एंगेज, ये मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा कंट्री में एंगेज है तो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। उसके बाद क्या है, अरे ये कंट्री वाला नहीं था। सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 में क्या कह रहा है, एनी इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फ्रॉम अ कंपनी डीम टू बी सब्सिडी ऑफ द पेरेंट कंपनी। ओके ओके ओके, ये था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना 41, इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि इस काम में अगर वो एंगेज है, जनरेशन के काम में, डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, ट्रांसमिशन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के काम में या ट्रांसमिशन के काम में, तो उसको एग्जाम्प्टेड मानी गई है। और 1041 में ये लिख लो कि 1 अप्रैल 2006 के बाद अगर वो इस चीज़ में एंगेज है तो ही वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। 42 में क्या कह रहा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 42 में, इसमें कह रहा है एनी इनकम अर्न्ड बाय एन अथॉरिटी दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मोर देन वन कंट्री। इसमें था वो मल्टीलेटरल ट्रीटी एग्रीमेंट में एंगेज है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 43, इसमें क्या है, एन इनकम इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ मॉर्गेज। रिवर्सल ऑफ मॉर्गेज करने के बाद आपने कोई इनकम अर्न करी है तो भी आपके वो एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी, ठीक है। चलो रिवाइज करें, लर्न हुआ कुछ 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 तो हुआ होगा, कुछ कुछ मैं बता देती हूँ, ठीक है, फिर एक बार दोबारा से हो जाएगा। चलो देखो आपका पहला सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 38। ये तो बहुत आसान था। 38 तो आपको वैसे भी लर्न करना है। क्या, अगर आपने एसटीटी पेमेंट कर दी है तो आपके अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग टू आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% के हिसाब से टैक्स लगने वाला 20% के हिसाब से नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद क्या था आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 39। यस, 39 में क्या था कि आप कोई इंटरनेशनल इवेंट या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह का कोई भी फंक्शन वगैरह अरेंज हो रखा, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 39 में। उसके बाद आता था हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 में क्या था, 40 में याद रखना है आपको कि कोई भी कंपनी या फिर उसकी सब्सिडी या पेरेंट कंपनी एंगेज है किस काम में, कोई भी कंपनी एंगेज है कि आपके जनरेशन मीनिंग पावर जनरेशन का काम कर रही है या फिर ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, ठीक है। तो वो काम में अगर एंगेज है तो वो आपकी सेक्शन 10 सब सेक्शन 40 में क्या मानी जाएगी, एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 41 में ये कहा गया था कि वो जो कंपनी एंगेज थी वो 1 अप्रैल 2006 के बाद एंगेज हुई हो, ठीक है। उसके बाद था हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 42 में तो क्या था, मल्टीलेटरल कंपनी कंट्री के बारे में बात की गई थी ना कि कोई भी अथॉरिटी है जो कि इनकम कमा रही है वो एस्टैब्लिश है किसी एक कंट्री में नहीं है, वो एक से ज़्यादा कंट्री में एस्टैब्लिश है, ठीक है। 43 में क्या था, एनी इनकम इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ मॉर्गेज के बारे में बात की थी। मॉर्गेज रिवर्स हो जाता है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, ओके। ये लास्ट स्लाइड है, इसको ही और देख लो, ठीक है, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चले सेक्शन 10 सब सेक्शन 44 क्या कह रहा है, इनकम जनरेटेड थ्रू द एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट का मतलब न्यू पेंशन सिस्टम, ओके, कि इनकम जनरेट हुई है आपको न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के थ्रू, ठीक है। तो और बस एक बात याद रखनी है, ये जो ट्रस्ट है ये एस्टैब्लिश हुआ हो 27 फरवरी 2008 के बाद। तो अगर वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो रही है तो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 45। ये क्या कह रहा है, एनी अलाउंसेस और पर्क्स, नहीं ये परक्यूजिट है, ये गलत लिखा हुआ है, परक्यूजिट ग्रांटेड टू द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द यूपीएससी। मीनिंग कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट अगर किसी चेयरमैन को नहीं, यूपीएससी के किसी मेंबर या उसके चेयरमैन को रिसीव होता है कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट तो वो एग्जाम्प्टेड माना गया है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। और याद रखना यूपीएससी के किसी मेंबर या चेयरमैन को अगर क्या हुआ है ये अलाउंस या फिर परक्यूजिट रिसीव हुई है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई है। बट एक बात और याद रखना, असेसमेंट ईयर 2021 में ये एग्जाम्पशन नहीं है। तो हो सकता है ये आ जाए, आपसे पूछा जाए, अगर आपका असेसमेंट ईयर 2021 लिखा जाए तो कट कर देना कि ये एग्जाम्प्टेड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 46। ये क्या कह रहे हैं, एनी इनकम दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड इनकम विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक अथॉरिटीज बॉडीज। मतलब आप
कुछ अथॉरिटी बॉडी लाइक क्या हो सकता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, और कोई भी प्रोविजनल एक्ट हो सकता है, उन्होंने ये बताया गया कि ये स्पेसिफाइड इनकम है, और वहाँ से अगर आप इनकम मतलब वो स्पेसिफाइड इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 46 में। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 47। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम दैट इज एग्जाम्प्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से, जो कि सेटअप किया गया है कहाँ पे, याद रखना जो आपका इनकम टैक्स रूल है उसके अंदर रूल नंबर 2F है, आई थिंक 2F ही गिवन है, और वहाँ पर अगर सेटअप किया गया ना उसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर आपको इनकम अर्न करे तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 47 में। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 48 में। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम अर्न बाय अ फॉरेन फर्म और कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल सेल्स विद इन इंडिया। ध्यान से सुनो, कौन सी इनकम मतलब कौन कमा रही है इसकी इनकम, फॉरेन फर्म कमा रहे हैं, समझ में आई बात, मतलब फॉरेन फर्म को इनकम रिसीव हो रही है और वो इंडिया में रिसीव हो रही है, और किसमें, क्रूड ऑयल की सेल करके, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। उसके बाद क्या आता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 49। इसमें क्या कह रहा है, एनी इनकम अर्न बाय द NFHC मतलब नेशनल फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये जो कंपनी है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई हो और 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर सेटअप की जा रही है और वहाँ से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 49 में। एक बार रिवाइज करें सारे सेक्शन, फटाफट करते हैं, चलो। सेक्शन 10 सब सेक्शन लास्ट ही तो है यार, ये 2-3 मिनट का ही लेक्चर रहता है, फटाफट करो, ध्यान से फटाफट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 44 क्या कहलाता है, इनकम जनरेटेड थ्रू द NPS ट्रस्ट, मतलब आपने इनकम जनरेट करी है कौन से ट्रस्ट में, कौन से ट्रस्ट में, NPS मतलब न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू आपने इनकम जनरेट करी तो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 45 ये कह रहा है कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट किसको रिसीव हो रही है, UPSC के मेंबर या उसके चेयरमैन को रिसीव हो रही है तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई है। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 के बाद ये उस साल ये एग्जाम्प्टेड इनकम नहीं मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 46। इसमें क्या है, इसमें था एनी इनकम दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड इनकम विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक अथॉरिटीज बॉडी। यस, ये अथॉरिटी बॉडी मतलब लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविजनल एक्ट, किसी ने भी इनको डिफाइन किया है कि ये स्पेसिफाइड इनकम है और अगर ऐसी इनकम को एग्जाम्प्टेड इनकम, ऐसी इनकम है वो ही वही इनकम मैं कमा रही हूँ तो वो मेरी एग्जाम्प्टेड मानी गई। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 47। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम दैट इज एग्जाम्प्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किसमें किया गया है, इनकम टैक्स रूल अंडर रूल 25 FFF 2F में अगर है तो वो आपके एग्जाम्प्टेड मानी गई है। नेक्स्ट सेक्शन क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 48। ये क्या कह रहा है, एनी इनकम अर्न्ड बाय अ फॉरेन फर्म और कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल और सेल्स विद इन इंडिया, मतलब जो फर्म है वो इंडिया की नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन फर्म है और वो इंडिया में अर्न कर रही है क्रूड ऑयल वगैरह की सेल करके तो वो भी आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 49। ये क्या कह रहा है, लास्ट है, एनी इनकम अर्न बाय द NFHC मतलब नेशनल फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। ये जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई है और कब की गई है, 1 अप्रैल 2014 के बाद सेटअप की गई है और वहाँ से अगर आपको इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी गई है। आप रिवाइज करें, चलो। सबसे पहला कौन सा सेक्शन था बताना मुझे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 44। ये क्या था, इनकम क्या था, इनकम जनरेटेड थ्रू NPS ट्रस्ट मतलब न्यू पेंशन सिस्टम, वहाँ से अगर आपका इनकम अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई है। नेक्स्ट क्या था आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 45 में क्या था कि 45 तो इतना आसान था बहुत ज़्यादा, उसमें तो क्या था कि जो UPSC के मेंबर है ना, UPSC के मेंबर या फिर UPSC का चेयरमैन, उसको कोई इनकम नहीं, उसको कोई अलाउंस या उसको कोई परक्यूजिट रिसीव हो रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 में उसकी कोई भी एग्जाम्शन नहीं है। यस, नेक्स्ट था हमारा सेक्शन
10 सबसेक्शन 46 में क्या था कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल बॉडी है या फिर स्टेट बॉडी द्वारा या फिर किसी प्रोविजनल एक्ट के द्वारा कुछ इनकम को स्पेसिफाइड इनकम घोषित किया गया है और ऐसी इनकम ही हम मान कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एग्जेम्प्टेड मानी गई है। उसके बाद क्या था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 47 क्या कह रहा था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेट फंड है जो कि सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर इनकम टैक्स रूल नंबर 2F के द्वारा, तो वहाँ से अगर हम कोई इनकम मान कर रहे हैं तो वो भी हमारी एग्जाम्प्टेड मानी गई है। उसके बाद क्या था हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 48 इतना मज़ेदार। 48 में तो क्या था कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन फर्म है और वो फॉरेन फर्म क्या कमा रही है, फॉरेन फर्म है वो इंडिया में क्रूड ऑयल को बेचकर पैसे कमा रही है, तो वो क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 49। सेक्शन 10 सबसेक्शन 49 क्या बताता था, बताओ याद करो कि आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो बाय द NFHC मतलब नेशनल फाइनेंस होल्डिंग कंपनी के द्वारा, जो कि सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और मैंने डेट बताई थी 1 अप्रैल 2014 के बाद, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड मानी गई है। और अभी तक अगर आप सुन रहे हो, अभी तक 40 मिनट्स जा चुके हैं और अभी तक आप सुन रहे हो ना, आपका डेफिनेटली JRF आने वाला है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। ठीक है, तो बस लगे रहो इसी तरीके से एंड ऑल द वेरी बेस्ट और आप JRF लेकर रहोगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।